Good morning, everyone. In today's session, we will discuss some important questions which are very important for the examination point of view. And these questions are based on acids, bases and the non-aqueous solvents. आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपके थ्योरेटिकल जो एग्जाम होगा उसमें भी आ सकते हैं, और आप कहीं पे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी वो आ सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सोल्व करना है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप अपने दिमाग में उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और फिर जैसे ही हम उसके बारे में आपको समझाएं, बताएं कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप खुद एनालाइज करें कि आपने जो सोचा क्या वो आपका आंसर ठीक था या नहीं था। मीन्स आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस साथ के साथ यहाँ पे करनी है। और फिर अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपका आंसर तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो आंसर देने का जो आपका तरीका था क्या पता वो प्रॉपर ना हो। तो मीन्स आप अच्छे से, इसलिए अगर आपको आते भी हो वो क्वेश्चन तो भी आप बड़े ध्यान से इनको दोबारा से देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को समझेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। The mobility of the ions produced after the autoionization of the sulfuric acid are unaffected by the high viscosity of 100% sulfuric acid due to। देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है जब हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर कॉल्ड एज द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की कैटेगरी में वाटर को छोड़ के जितने भी सॉल्वेंट हैं वो सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट ही हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट ही है, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो इसीलिए क्या है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। आपने पढ़ा है ना, वाटर इसकी विस्कोसिटी कम होती है। इथाइलिन ग्लाइकोल ले लें, CH3CH2OH तो क्या हो जाएगा, तो OH आ गए, इसमें विस्कोसिटी इंक्रीज। ग्लिसरॉल को ले लें, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन पे एक एक OH है, तो हाई विस्कोसिटी हो गई, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। जब विस्कोसिटी इंक्रीज है और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए सोलवेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए सोलवेंट यूज करेंगे तो उस वक्त बोलो क्या हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम होगी। बोलो किस चीज में, मोबिलिटी ऑफ द आयंस में। क्योंकि जो सॉल्वेंट आप ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, इसलिए तो ले रहे हैं ना, ताकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक मीडियम मिले, उनको मूवमेंट मिले पार्टिकल्स को, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, सो दैट दे कैन कोलाइड इफेक्टिवली विद ईच अदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन ए वेरी क्विक एंड इजी मैनर। तो इसीलिए तो आप सॉल्वेंट को यूज करते हैं। लेकिन अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ही कुछ ज्यादा हो जाए तो क्या उन आयंस की जो स्पीसी है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या उनकी प्रॉपर मूवमेंट हो पाएगी, नहीं। अगर उनकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो क्या वो एक दूसरे को, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है या जो आयंस है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, क्या वो एक दूसरे को इजिली अप्रोच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव कोलिजन होगा, नहीं होगा। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जानी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अब हमारा ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मोबिलिटी है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो आयंस की है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्योंकि ऑटोआयनाइजेशन शो करता है। ऑटोआयनाइजेशन शो करने से इसमें दो तरह के आयन बनते हैं, आपने पढ़ा था कौन कौन से दो आयन बनते हैं। एक तो HSO4 नेगेटिव, H2SO4 में से जब निकलेगा, और दूसरा जो H पॉजिटिव गेन किया दूसरे मोल ने, तो H3SO4 पॉजिटिव बन गया। अब इनकी मूवमेंट कैसे हुई H पॉजिटिव आयंस की, वो तो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो मूवमेंट हो जाती है यहाँ पे। और जो मूवमेंट होती है उसका रीजन क्या है, वही आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, और उसका जवाब आपको प्रॉपर वे में देना है। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म की वजह से मोबिलिटी होती है आयंस की। स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर है इसलिए मोबिलिटी होती है आयंस की। ये दोनों ऑप्शन ठीक है, या दोनों में से एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो बताएं इसका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप सोचें और आप हमें बताएं। सोचे शाबाश जल्दी से, और इसका क्विक आपको हमें जवाब देना है। हर क्वेश्चन का क्विक जवाब देना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफी बार आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसका जवाब बिल्कुल प्रॉपर वे में दें और अच्छे से दें। कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी जो विस्कोसिटी ज्यादा है वो कोई हिंड्रेंस का कार्य नहीं कर पाती, और फिर भी H पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट प्रॉपरली अच्छे से हो पाती है। तो उसका आखिर रीजन क्या है, बताएं शाबाश जल्दी से, कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पे ठीक नजर आ रहा है। देखो अभी हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना।
और आप इसका जो जवाब है बिल्कुल प्रॉपरली समझ भी पाएंगे बड़े ही अच्छे से। देखो होता क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहले इसके लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी होगी। तो बोलो स्ट्रक्चर आपने कैसी सीखी थी? देखो आपको ध्यान होगा ना, जब आप स्ट्रक्चर बनाते कुछ ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए एक सल्फर लिख दिया H2SO4 की स्ट्रक्चर में, तो ऑक्सीजन बोलो कितने हो गए? O4 है, तो देखो वन ऑक्सीजन इधर लिखी, वन ऑक्सीजन इधर लिखी, वन ऑक्सीजन इधर लिखी और वन ऑक्सीजन इधर लिखी। ग्रुप 16 का एलिमेंट है सल्फर। अब उसके बाद क्या होगा? दो हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, बोलो दो कौन होंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो देखो एक हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ देखो यहाँ पे टच कर दिया, बॉन्डिंग कर दी, और दूसरे हाइड्रोजन की देखो यहाँ पे हमने बॉन्डिंग कर दी। क्लियर हो गया? उसके बाद अब क्या करें? अब सल्फर अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा, बोलो कैसे करेगा? यहाँ पे सल्फर ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे सल्फर बोलो क्या करेगा? डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? और यहाँ पे सल्फर बोलो क्या करेगा? यहाँ पे भी बना लेगा, बोलो कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? आ गई इतनी बात समझ में? अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद अगला पॉइंट ये आया कि जो आपके प्रोटोनेशन होती है, ऑटोआयनाइजेशन होती है। ऑटोआयनाइजेशन का मतलब क्या था? देखो हम आपको फिर बता दें कि मान लीजिए आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल था, और ऐसे ही देखो सल्फ्यूरिक एसिड का देखो यहाँ पे 2 मोल था। तो जब इनके बीच में ऑटोआयनाइजेशन होती है, तो ऑटोआयनाइजेशन के बाद दो ही यहाँ पे स्पीसी बनती हैं। बोलो क्या? मान लीजिए इस इधर वाले H2SO4 ने एक H पॉजिटिव लॉस किया, तो देखो ये क्या स्पीसी बन के रह जाएगी? HSO4 नेगेटिव। और जो H पॉजिटिव इसने लॉस किया वो गेन कर लिया, इधर एक्सेप्ट कर लिया, तो बोलो कौन बन गया? H3SO4, और ये पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब ये जो गेन किया ये किस ऑक्सीजन ने किया? देखो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है जो आपको दिख रही है, जिस ऑक्सीजन के पास देखो दो दो लोन पेयर है, ऐसे इस ऑक्सीजन के पास भी देखो दो दो लोन पेयर है। तो ये जो आपका H आया, देखो ये तो H2SO4 है, तो ये जो थर्ड H है ये कहाँ पे आया? ये ऑक्सीजन से ही तो यहाँ पे अटैच होगा, किसी भी एक ऑक्सीजन से। तो कैसे? ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर, मान लीजिए यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला होगा यहाँ से, उस H पॉजिटिव को बोलो किसने लिया? देखो यहाँ पे इस H2SO4 वाली इस ऑक्सीजन ने। देखो मान लीजिए मैं आपके सामने शो करता हूँ, ये H पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिए, इस ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पीछे से ले लेता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बोलो किसकी बन जाती है? H3SO4 पॉजिटिव की। तो इसको देखो मैं दोबारा से आपके लिए यहाँ पे ड्रा करता हूँ। देखो ये मैंने S लिखा, ठीक हो गया ना? और यहाँ पे ये O के साथ बोलो कौन था? ये H। यहाँ पे भी बोलो O के साथ बोलो कौन था? ये H। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड था, ये सिंगल हो चुका है सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्सीजन ने अपने पास ले लिए सल्फर ऑक्सीजन के। तो O के ऊपर बोलो कौन अटैच हो गया? यहाँ पे देखो H। सो दैट इज द स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट मोलिक्यूल इसके आगे हम लिखते हैं यहाँ पे सल्फ, आपके H2SO4 का ही आप ध्यान देना। अब प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म आपके सामने यहाँ पे शो करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। ये ऐसे लिखा होगी ना स्ट्रक्चर, ये आपके बोलो किस चीज की हो गई? H2SO4 की स्ट्रक्चर, दूसरे H2SO4 की। अब होगा क्या यहाँ से? अब होगा कुछ ऐसे यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा काम, कि ये जो ऑक्सीजन है, देखो ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस H को देगी। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे वो H के बॉन्ड के दोबारा इधर चले जाएंगे। तो ये जो H था यहाँ पे, देखो ये वाला जो H था बोलो किसके पास आ गया? इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे आएगा, तो ये क्या करेगा बोलो? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? सल्फर से। तो इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हो बोलो इसके बाद? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो? किस तरीके से ये प्रोसेस चले, देखा ना आपने किस तरीके से किसने इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए। ऐसे ही देखो आपके सामने मैं अगला मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रा करता हूँ H2SO4 का, बड़े ध्यान से आप देखते चले जाना कि किस तरह से मूवमेंट हो रही है। ये थर्ड मॉलिक्यूल हमने लिख दिया देखो यहाँ। अब क्या होगा? देखो इस सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाने से। तो अब क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये जो ऑक्सीजन है देखो जिसके पास ये लोन पेयर है, देखो यहाँ पे ये अब इस H को इलेक्ट्रॉन दे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। अब ये जो H था, इस H की मूवमेंट कहाँ पे हो गई बोलो? आ गया ना इस इधर वाली ऑक्सीजन। अब बड़े ध्यान से देखें, ये जो H था, H पॉजिटिव, ये H पहले किससे अटैच हुआ? इस पहले H2SO4 के मॉलिक्यूल से। फिर इस H की मूवमेंट कहाँ पे हुई? ये कहाँ पे अटैच हो गई? सेकंड H2SO4 के पास, देखो ये चला गया। उसके बाद ये जो H था, देखो ये H, ये तो अटैच हो गया, इस वाला एक H बोलो कहाँ पे पहुंच गया? इस अगले H2SO4 के पास। एंड सो ऑन द मूवमेंट ऑफ द H पॉजिटिव एंड गोइंग टू टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से आपने ये मूवमेंट देखी H पॉजिटिव आयंस की। तो बोलो क्या हुआ?
दैट इज द प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये तो हमने मूवमेंट दिखाई आपकी H3SO4 पॉजिटिव के थ्रू। सेम मूवमेंट बिल्कुल ऐसी ही हम बोलो किसके थ्रू दिखा सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं लिख दूं HSO4 नेगेटिव की स्ट्रक्चर, तो HSO4 नेगेटिव की स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने लिख दूं तो वो क्या होगी, वो स्ट्रक्चर भी बड़ी सिंपल होगी। यहाँ पे अगर मैं आपके सामने आपको लिख के दिखाना चाहूं, देखो किस तरीके से, बड़े ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे एक एक एग्जाम में देखो, एक तो ये हो गया, तरीका हो गया ना फर्स्ट वे, दैट इज द फर्स्ट वे। फर्स्ट वे फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म इन द सल्फ्यूरिक एसिड के केस में कैसे हुआ, थ्रू H3SO4 पॉजिटिव के थ्रू मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट जो हम शो करने जा रहे हैं यहाँ पे, बोलो किसके थ्रू शो करने जा रहे हैं। अब हम शो करने जा रहे हैं यहाँ पे आपके, जब हमारे पास HSO4 नेगेटिव हो, तो HSO4 नेगेटिव को देखो हम कैसे शो करेंगे, ध्यान देना। देखो ये डबल बॉन्ड मैंने शो किया, ये डबल बॉन्ड देखो मैंने शो किया यहाँ पे, है ना। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक O के साथ H लिखा, और एक O के साथ जो H था वो तो देखो लॉस हो चुका है ना, ये O नेगेटिव बन गया, HSO4 नेगेटिव की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके सामने मैं दूसरा मोलिक्यूल लिखता हूं, अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का, ध्यान देना। बिल्कुल इसी टाइप से मैं सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिक्यूल यहाँ पे लिखूंगा। देखो ये O हो गया, और बोलो कौन हो गया, ये यहाँ पे H, ठीक हो गया। ये OH मैंने लिख दिया, और यहाँ पे बोलो मैंने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया मैंने OH, क्लियर हो गया। और उसके बाद ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप से मैंने शो किया, क्लियर हो गया। अब देखो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये अपने जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था HSO4 नेगेटिव वाली ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा जो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल था, देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस H को दे दिए, इस बॉन्ड का देखो क्लीवेज हो गया। ये H बोलो कहां पे पहुंच गया, इधर वाले HSO4 के पास, हो गया ना प्रोटॉन का ट्रांसफर। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बोलो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर हो जाएगी। तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगी ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि ताकि हम इसको ऐसे ही शो कर सकें, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं, इसने मूवमेंट देखो यहाँ पे दिखाई, ये डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए, तो आ गया नहीं इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया, इस पे आ गया, एक ही बात है। तो इसी टाइप से इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आने से अब हम दिखाएंगे अगला सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिक्यूल, बिल्कुल उसी टाइप से, बड़े ध्यान से देखना। और यहाँ पे बोलो क्या, उसी टाइप से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक हो गया बेटा। अब इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये क्या करेगा, देखो इस सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलिक्यूल जो H पॉजिटिव था वो तो पहुंच गया ना HSO4 के पास, H पॉजिटिव का ट्रांसफर। अब ये वाला इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो ये H बोलो किसके पास पहुंच गया, इधर वाले सल्फ्यूरिक एसिड के पास। तो जो मूवमेंट हो रही है H पॉजिटिव यानी कि उसी टाइप से ये इलेक्ट्रॉन की फर्दर मूवमेंट, क्योंकि इस O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये दोबारा से यहाँ एंड सो ऑन, ये दोबारा से आगे बोलो किसको शिफ्ट करे आगे, जो अगला H2SO4 होगा उस वाले H को ये इलेक्ट्रॉन देके और उस H पॉजिटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H एटम को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। सो दैट इज द प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बोथ with the help of the H3SO4 positive और HSO4 नेगेटिव। H3SO4 पॉजिटिव ले उसके आगे सारे H2SO4 के मॉलिक्यूल लिखने हैं, ऐसे ही HSO4 नेगेटिव ले तो उसके आगे भी H2SO4 के मॉलिक्यूल आपको लिखने हैं, और आप शो कर पाएंगे हाउ दैट प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस in case of the sulfuric acid, means how the movement of this H positive ion takes place in spite of the fact that the viscosity of the sulfuric acid is very high। और जैसे बुक के अंदर आप पढ़ते हैं, ये पाया गया है कि इसकी जो विस्कोसिटी होती है वाटर से ऑलमोस्ट 25 टाइम्स ग्रेटर होती है। The viscosity of the sulfuric acid is almost 25 times greater than that of the वाटर से 25 गुना ज्यादा विस्कस होता है। और कल आपने ये भी देखा था, अगर ऑटो आयनाइजेशन देखें तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी वाटर की, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस में 14 आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की कल आपने देखा था ना, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 4, कितनी ज्यादा होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ऑटो आयनाइजेशन की जो वैल्यू होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की ज्यादा होती है, विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन था कि कैसे हम प्रूव करें कि जो मोबिलिटी होती है जो आयंस की सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर फिर भी हो जाती है। तो उसका आंसर आप पेपर में एग्जाम में जब टिक करें तो लिख के आना प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, और हाउ दैट प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए लिख के, तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सब्सटेंस ऑन डाइल्यूशन इन अमोनिया gives 10 raised to the power minus 11
MH पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हमने देखो पहले बताया था, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, हमें ध्यान रखना जरूरी है, या तो देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन होना चाहिए, या गिवन होना चाहिए द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, बोलो किस किस की, जो अमोनिया के ऑटो आयनाइजेशन से आयन बने। कौन कौन से आयन बनते हैं अमोनिया के ऑटो आयनाइजेशन से, बताएं। Ammonia on autoionization gives the two ions, that is the NH4 positive ammonium ion and the NH2 negative ion। और उन आयनों की जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बोलो कितनी होती है, आपने देखा होगा, दैट इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू 10 रेज टू द पावर माइनस में 33 m एट द टेम्परेचर ऑफ -50 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बुक्स के अंदर लिख रखा है आपने। तो मैं जो आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जो अमोनिया है, इसकी जो स्केल होगी, पीएच स्केल की जो रेंज होगी वो क्या होगी, जो रेंज होगी बोलो वो क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी, जैसे मैंने बताया, हमने यहाँ पे क्रैम करना पड़ा आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, वो 10 रेज टू पावर -33 था, तो जीरो से लेके बोलो क्या हो जाएगा ये 33, दैट इज द पीएच रेंज। जैसे आपने देखा है वाटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -14 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो पीएच रेंज क्या होती है 0 to 14। ये हम आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा। तो ये डायरेक्ट हम आपको पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं, ऐसा क्यों, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, इसका मिड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो देखो नियर अबाउट 16 पॉइंट, देखो 5 ही आएगा। 16.5 आने का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन बोलो क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, न्यूट्रल है। बोलो क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, सॉल्यूशन न्यूट्रल है 16.5 पे। और 16.5 से इधर जाएंगे तो बोलो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। बोलो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इधर एसिडिक। क्लियर हो गया। तो अब हमें यही तो देखना है कि जो ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, सॉल्यूशन ऑन डिसोल्यूशन इन अमोनिया गिव्स 10 की पावर -5, 10 रेज टू पावर -11 mH पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, इतनी आ गई। तो आपको सिंपल फार्मूला पता है, उसके बेसिस पे आप आंसर निकालेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो एसिडिक। एसिडिक क्यों आया, अब इसका रीजन हमें देना है। देखो आफ्टर ऑटो आयनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जब ऑटो आयनाइजेशन अमोनिया दिखाता है तो उस वक्त जो रेंज होती है इसकी 0 to 33 तक बनी एट -50 डिग्री सेल्सियस, जैसे वाटर की 0 to 14 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने आपको बताया। तो इसीलिए यहाँ पे जब आप पीएच निकालेंगे तो पीएच का फार्मूला तो आप सभी को पता है ना, जो आप निकालते हैं। बोलो आप पीएच हमेशा कैसे निकालते हैं, पीएच का फार्मूला होता है ना कि पीएच इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन, यही होता है ना आपका फार्मूला। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, दैट इज द 10 रेज टू द पावर माइनस में 11, तो माइनस लॉग देखो हमने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या होगा, जो पावर में चीजें हैं ये आपकी पहले आ जाएगी। बोलो क्या बन गया, -1 मल्टीप्लाइड बाय -11, और लॉग बोलो क्या 10, लॉग 10 बोलो कितना होता है, लॉग 10 इज 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच हेयर, द वैल्यू ऑफ पीएच हेयर कम्स आउट टू बी 11। 11 कहाँ है, देखो मिड पॉइंट तो 16.5 था यहाँ पे हमने देखा, तो 16.5 से कम ही है ना 11, तो मीन्स 0 से लेके 16.5 के बीच में सॉल्यूशन बोलो कैसा होगा, एसिडिक। सो द आंसर इज एसिडिक, हमने जो यहाँ पे लिखा था। क्लियर हो गया, अब आप समझ गए होगे अच्छे से। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये निकाल के भी आपको दिखा दिया। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। हमारे जो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बिहेवियर के बारे में। किसके बारे में होंगे, अबाउट द बिहेवियर की, कोई कंपाउंड किस तरह का नेचर शो करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो सारी चीजें हम अपने अगले क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द एसिटिक एसिड, किसमें, इन वाटर, इन अमोनिया, इन सल्फ्यूरिक एसिड, इनके अंदर ये कैसा बिहेवियर शो करेगा। हमने आपको ये पढ़ाया था पीछे, तो आपने देखा होगा जो एसिटिक एसिड है अगर उसको वाटर में डालें तो कैसा बिहेवियर करता है, वाटर कैसा एजेंट करता है। देखो दो तरह के इफेक्ट होते हैं ना, दो तरह के सोलवेंट हमने पढ़े थे। व्हाट इज द, फर्स्ट इज द लेवलिंग सोलवेंट, अदर वन इज द डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट। तो कोई ऐसा सोलवेंट जिसके अंदर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग 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 डाले, तो दे बिहेव इक्वली। अब वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकते कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन दैट, आई एम स्ट्रॉन्गर देन दैट। ऑल बिहेव्स इक्वली, all shows same strength. If all the different acid shows the same strength in a particular solvent, then that solvent act as an leveling solvent, के उस solvent में आके सभी बराबर हो गए, सारे एक समान हो गए, कोई किसी से ज्यादा स्ट्रोंगर रहा नहीं, तो उसे लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। मीन्स उस सॉल्वेंट ने किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया, सभी को एक समान रखा। तो सिमिलरली अभी हमें देखना है एसिटिक एसिड का
नेचर बिहेवियर के वाटर के अंदर डालें तो क्या होगा। तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द एसिटिक एसिड इन वाटर, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इनमें डालें तो एसिडिक बिहेवियर होगा, बेसिक बिहेवियर होगा, कैसा वो बिहेवियर अपना शो करते हैं। तो देखो जब भी हम एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो कैसा काम करता है, इट बिहेव लाइक ए वीक एसिड, वो वीक एसिड का काम करता है। अगर आप अमोनिया के अंदर डालें एसिटिक एसिड को, किस चीज का काम करता है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड का काम करता है। और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर एसिटिक एसिड को डाल दें तो जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक बेस का काम करता है। बोलो किस चीज का काम करता है, वीक बेस का काम करता है। तो ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ा दी थी, सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आप क्लियर हो गया। उसके बाद अगला बताएं, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ यूरिया। अगर यूरिया को वाटर में डालें, अमोनिया में डालें, सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो देखो अगर आपने देखा होगा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है वाटर के अंदर। नॉन इलेक्ट्रो, चाहे ग्लूकोज डालो, सुक्रोज डालें, दे ऑल एक्ट एज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये आयंस में ब्रेकअप नहीं होते। तो मीन्स वाटर के अंदर डाला तो बोलो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का काम किया इसने। और अगर हम इसको किस में डाल दे, बोलो यहाँ पे अमोनिया के अंदर, तो ये वीक एसिड का काम करता है अमोनिया के अंदर, इट एक्ट एज ए वीक एसिड, ये एच पॉजिटिव आयन लूज कर देता है, इट लूजेस द एच पॉजिटिव आयन। देखिए जो यूरिया है वाटर में डालें इट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अमोनिया में डालें तो अमोनिया क्या है, अमोनिया एक स्ट्रोंगर बेस है, वाटर से स्ट्रोंगर बेस है ये, तो इसलिए क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर भी है, एच पॉजिटिव आयन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है। हम जो यूरिया है इसके एच पॉजिटिव आयन को क्या कर लेगा, ऑब्स्ट्रक्ट, मींस ये अपने एच पॉजिटिव आयन लॉस करेगा, लेकिन वीक एसिड का काम करता है यहाँ पे। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये वीक बेस का काम करता है, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ द केमिकल्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड कुछ एसिड का काम करेगा और ये काम करेगा वीक बेस का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द NaOH इन वाटर। देखो आप NaOH को वाटर में अक्सर आप सॉल्यूशन बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर जाके, आप उसको याद भी करते हैं, तो ये किस चीज का काम करेगा यहाँ पे। तो इसका जो बिहेवियर होगा यहाँ पे बताएं किस चीज का होगा। जब आप NaOH को वाटर के अंदर डालें तो अंडरस्टूड सी बात है ये बेस का काम करेगा। बोलो किस चीज का काम करेगा, इट बिहेव लाइक ए बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर दिया। लेकिन अगर NaOH को अमोनिया में डालें तो क्या होगा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और NaOH को सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है, तो ये किस चीज का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ HNO3 इन वाटर इन अमोनिया इन द सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 को वाटर में डालें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का ही काम करता है, HNO3 को अमोनिया में डालें तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है, क्योंकि अमोनिया इज ए बेस। लेकिन HNO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो आउट ऑफ दिस विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड का काम करेगा और HNO3 उसके आगे वीक बेस का काम करेगा। वीक बेस क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद एक स्ट्रॉन्गर एसिड है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड से कम है, तो इसलिए स्ट्रॉन्गर बेस का काम तो करेगा नहीं क्योंकि उससे स्लाइटली ही कम एसिडिक था। तो जब भी दो सब्सटेंस को डालते हैं तो एक H पॉजिटिव लॉस करेगा तो दूसरे को गेन करना ही होगा। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव लॉस तभी करेगा जब कोई दूसरा गेन करे। और क्योंकि ये वीकर एसिड है एज कंपेयर टू द सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 जो है, इसलिए HNO3 यहाँ पे वीक बेस का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन HClO4। HClO4 के बारे में आपने देखा था ना कि इट इज स्लाइटली एसिडिक देन दैट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इट मींस वाटर में डालें तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, अमोनिया में डालें तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो भी स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू द सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं, इसलिए ये काम किस चीज का करेगा, इसके आगे वीक एसिड का काम करेगा। बोलो किस चीज का, वीक, नॉट सो मच स्ट्रॉन्गर वन। Now the question, very important question here is, what is the behavior of liquid water or the liquid ammonia towards acetic acid, the HCl। मान लीजिए पानी के अंदर आप CH3CH को डाल दें, पानी के अंदर HCl को डाल दें, तो वाटर किस चीज का काम करेगा इन दोनों के लिए, क्या दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी हो जाएगी, नो। इन वाटर द बोथ एसिटिक एसिड एंड द HCl दे डिसोसिएट टू द डिफरेंट एक्सटेंट, ये डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो इसलिए ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम करेगा वाटर इन दोनों के लिए। लेकिन आपने पढ़ा था ना कि अगर आपके पास HCl, HBr, HI अगर आप इस टाइप से डालते तो दे शोज द सेम स्ट्रेंथ इन केस ऑफ द वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर वहां पे क्या काम करता था, लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करता था। लेकिन लिक्विड वाटर के बारे में पूछा गया कि लिक्विड वाटर एसिटिक एसिड और जो HCl है इनके लिए कैसा काम करेगा। तो इनके लिए बोलो कैसा काम करेगा, यहाँ पे इनके लिए काम करेगा डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का, वाटर। तो वाटर एक्ट एज द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, बट अमोनिया
इन दोनों के लिए बोलो किस चीज का काम करेगा, एज ए लेवलिंग सॉल्वेंट, दोनों के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट का काम यहाँ पे करेगा। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द वाटर in NaH2OX positive and the ClH2OY negative during the addition of the NaCl or the MgCl2 in water। अगर आप वाटर के अंदर NaCl डाल दे तो क्या होगा? वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा NaCl, आप सभी जानते हैं। दो आयन बनेंगे, एक Na पॉजिटिव बनेगा, एक Cl नेगेटिव बनेगा। हो गया डिजोल्व, हो तो गया डिजोल्व, लेकिन क्या हुआ? आपकी हाइड्रेशन हो गई यहाँ पे। Na पॉजिटिव आयन गेट हाइड्रेटेड, get surrounded by the water molecule. Similarly, Cl negative also been hydrated, means surrounded by the H2O molecules। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठा कि कौन किस तरह का काम कर रहा है, वाटर मोलिक्यूल दोनों को कैसे सराउंड किया, किस तरह की बॉन्डिंग हुई उनके बीच में। नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर, कि वाटर कब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या दोनों केसेस में डोनेट कर रहा है। क्या होगा हाइड्रेशन के दौरान, वाटर का रोल क्या होगा? वाटर ने Na पॉजिटिव आयन को वाटर ने Na पॉजिटिव आयन को जब सराउंड किया तो कैसे किया सराउंड? वाटर ने क्या इलेक्ट्रॉन लॉस किए या क्या किया? तो वही अब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो होगा क्या, देखो जो ये आपका NaCl होता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ये Na पॉजिटिव होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास जो ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर जो है, तो बोलो क्या करेगा ये अपने लॉन पेयर के थ्रू? ये अपने लॉन पेयर यहाँ पे देखो इसके साथ डोनेट करता है, देखो इधर शिफ्ट करेगा इधर। तो ये बोलो किस चीज का काम कर रहा है? जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, बोलो वो किस चीज का काम करता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, जो दे वो बोलो कौन? बेस। तो यहाँ पे बोलो वाटर किस चीज का काम करेगा? बेस का। क्लियर हो गया? तो Na पॉजिटिव आयन व्हेन सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, इन दैट पर्टिकुलर केस द वाटर बिहेव लाइक ए बेस। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं, देखो Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम देखें इसके बारे में, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एमओ थ्योरी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और जो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वाटर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास बोलो क्या क्या है ये? दीज आर दी लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन द ऑन द ऑक्सीजन इन H2O। तो जिसकी वजह से ये Cl जो है यहाँ पे बोलो इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और वाटर ने ले लिए। और जो ले ले तो उस वक्त वाटर बोलो किस चीज का काम करेगा? यहाँ पे इट एक्ट एज द एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे बेस। तो Na पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन हुई तो वाटर ने बेस का काम किया, Cl नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन हुई, Cl नेगेटिव आयन की जब हाइड्रेशन कर दी यहाँ पे, तो उस वक्त वाटर कर रहा था एसिड का काम। क्लियर हो गया बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखो CSIR नेट 2012 के अंदर भी आया हुआ था। तो इसमें क्या हुआ? द लुईस बेस, द वाटर एक्ट एज द लुईस बेस ड्यू टू द एल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर। इस केस में जब ये आपका क्या बन गया? सोलवेटेड, ये हाइड्रेटेड आपका Na पॉजिटिव आयन जो है। क्लियर हो गया ना? तो लुईस बेस ये हमने लिखा था। और जो ClH2O नेगेटिव जो हमने लिखा यहाँ पे, वाटर बोलो किस चीज का काम कर रहा है? लुईस एसिड का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट एंटीबॉन्डिंग ल्यूमो इन वाटर। क्लियर हो गया बेटा? अब आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन अपना जो आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है, देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर ये पूछा गया इनको मैच करे कौन किसके साथ होगा। देखो एक सीधा असर हमारे यहाँ पे आया, हमने बताया था ना कि HF here act as the ब्रोंस्टेड एसिड और SbF5 इट एक्ट एज द लुईस एसिड। और लुईस एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड का जो ये मिक्सचर है यहाँ पे, इट एक्ट एज सुपर एसिड। बोलो ये क्या होता है? सुपर एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में तो दो ऑप्शन हो गई, ऑप्शन 1 भी है और आपकी ऑप्शन नंबर 3 भी है। तो अब हम दूसरे को देख लेते हैं। ये तो पता चल गया कि डी का जो आंसर है या तो 1 होगा या आपका 4 होगा। बड़े ध्यान से देखें, डी का 1 और 4, देखो दो ऑप्शन 4 की, दो 1 की। अब किसी दूसरी ऑप्शन पे चलते हैं। अब आपने ये सीखा था कि अभी अभी हमने पढ़ा कि HClO4 इन सी ऑप्शन देखें, HClO4 इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है HClO4, लेकिन HClO4 उतना ज्यादा नहीं कि स्ट्रॉन्गर एसिड का काम कर जाए, ये वीक एसिड का काम करता है। तो वीक एसिड कहीं पे ऑप्शन दिख रही है, ये रही ऑप्शन नंबर 2। तो मतलब सी का आंसर 2 होना चाहिए। तो सी का आंसर 2 देखे कहां पे? देखो सी का आंसर 2 हमें देखो यहाँ पे दिख रहा है और कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो ऐसे करके एक एक ऑप्शन को हम देखते चले जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे?
अब इसमें और देखें, देखो हमने ये देख लिया, देखो यहाँ पे सी का 2 और तो कहीं नहीं, तो डी का हमने क्या बताया था 1, तो देखो डी का तो देखो 1 हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पे वीक एसिड हमने बता दिया, देखो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब 2 ऑप्शन बच गए, देखो इन 2 के बाद बोलो कौन। अब बी का यहाँ पे 4 लिख रखा, अब चेक कर लेते हैं वो ठीक है कि नहीं। तो एसिटिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो बोलो किस चीज का काम करेगा, बिल्कुल ठीक बात है ये। देखो जो बी है, बी के ऑप्शन बोलो क्या है 4, तो देखो ये वीक बेस का काम करेगा, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड, तो बोलो दूसरा जो सब्सटेंस एसिड डाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड हो गया, तो वीक बेस का ही काम करेगा। उसके बाद एसिटिक एसिड इन pyridine, pyridine एक बेस है, pyridine क्या है, pyridine इज ए बेस। तो pyridine के कंपैरिजन में एसिटिक एसिड किस चीज का काम करेगा, pyridine अगर बेस है तो ये एसिड का काम करेगा, तो ये आ गया बोलो कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ये 2012 के अंदर जैसे क्वेश्चन आ चुका था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, द कंपाउंड दैट विल बिहेव एन एसिड इन H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में कोई सब्सटेंस डाला और वो एसिड बन गया, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बेस बन गया, तो इट मींस वो सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था और आपने देख ही लिया यहाँ पे HClO4 दैट इज स्लाइटली एसिडिक देन दैट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑप्शन सी ही ठीक होनी चाहिए। तो ये CSIR नेट 2013 में भी आ चुका है। कहने का मतलब ये एक अलग बात के वहां पे भी आ चुका है, लेकिन आपके जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें भी तो आ सकता है ना, कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज मोर एसिडिक देन द सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको आंसर तो लिखना पड़ेगा ना, वहां पे ऑप्शन भी नहीं होगी, तो आप क्या लिखेंगे, HClO4 पर क्लोरिक एसिड आप लिख देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014 के अंदर ये आपका आया था। द रिएक्शन बिटवीन द SbF5 एंड द टू इक्विवेलेंट ऑफ HF लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, बोलो क्या बनेगा यहाँ पे। देखो आपके यहाँ पे रिएक्शन हुई इनके बीच में, बोलो क्या क्या बनेगा। देखो SbF5 है, ये क्या लेना पसंद करेगा, बोलो यहाँ से, ये HF के अंदर से F नेगेटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास कर लेगा ना नेगेटिव को, और 2 मोल्स बोले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये हुआ यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना, Sb और F5 है, देखो यहाँ से बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। और 2 मोल्स हमने HF के ले लिए, देखो यहाँ से HF प्लस में देखो HF, देखो हमने ऐसा लिखा, ठीक हो गया। तो ये जो 1 मोल है आपका HF का, इसका हमने डिसोसिएशन दिखाया, देखो कैसे, F नेगेटिव और ये देखो H पॉजिटिव हमने लिख दिया, ठीक हो गया। अब क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया यहाँ पे, तो SbF6 नेगेटिव बन गया। और दूसरा बोलो, ये जो H पॉजिटिव है ये इसके साथ इंटरेक्ट कर गया, बोलो क्या बन गया, H2F पॉजिटिव। कहाँ पे दिख रहे हैं ये दोनों चीजें लिखी हुई, देखो ये रहा H2F पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव, सो द डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। तो डी, और ये दोनों का जो मिक्सचर है हमने पहले ही पढ़ा था, SbF5 क्या है, इट इज ए लुइस एसिड, HF क्या है, इट इज ए ब्रोंसिड एसिड, एंड due to the combination of these two the species now thus formed that is called as the super acid, तो इस तरह से सुपर एसिड बन गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उसके बाद आगे देखते हैं, वाटर प्लेज द डिफरेंट रोल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन में वाटर ने किस किस चीज का रोल प्ले किया, अभी तक जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़े उनके बेसिस के ऊपर कुछ जवाब तो देखो आप दे ही पाएंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये ऑप्शन नंबर 2 देख लें, जो अभी आपने ताजा ताजा भी पढ़ा था, जब हम NaCl को वाटर में डिसोल्व कर रहे थे, तो पढ़ा था ना अभी अभी हमने कि NaCl के अंदर से जब पानी में डाला NaCl को, तो Na पॉजिटिव गेट हाइड्रेटेड, चारों तरफ से वाटर ने सराउंड कर लिया, तो वहां पे Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को वाटर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो बेस का काम कर रहा था। तो Cl नेगेटिव, तो Cl इलेक्ट्रॉन वाटर को दे रहा था, तो वाटर वहां पे एसिड का काम कर रहा था। तो ये यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव है, तो वाटर यहाँ पे बोलो किस चीज का काम करेगा, ऑप्शन 2 के अंदर वाटर का रोल ही बताना है। तो वाटर यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा ये Cl नेगेटिव से, तो ये बेस का काम करेगा। तो आप ऑप्शन नंबर 2 में कहीं पे बेस पढ़े, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो ये बी जो ऑप्शन है इसी के अंदर देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन 2 इज बेस, और कहीं पर भी बेस नहीं दिख रहा, तो इसलिए हमने सबसे पहले इसी को देखा। अब उसके बाद और दूसरी चीजें तो हो ही गई, जैसे Na पॉजिटिव था, तो Na पॉजिटिव की जगह ये Mg पॉजिटिव आ गया, थर्ड ऑप्शन में देखें, तो क्या करेगा ये वाटर अपने लॉन पेयर देखो इसको डोनेट करेगा यहाँ पे, तो ये बेस का काम करेगा। तो सी ऑप्शन में देखो बेस, हाँ तो देखो सी ऑप्शन के अंदर ये किस चीज का काम करेगा, बोलो वाटर यहाँ पे बेस का काम करेगा। एक मिनट रुको, सॉरी 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 सॉरी, देखो ये हमने गलत लिख दिया ना, सी ऑप्शन के अंदर वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो बेस का काम, तो बेस कहाँ पे लिखा दिख रहा है, हाँ बेटा देखो ए ऑप्शन थी, सॉरी। तो आपके सी के अंदर देखो ये बेस हो गया, और ऊपर तो वाटर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो जो इलेक्ट्रॉन ले वो कौन होता है, बोलो एसिड, तो वाटर एसिड का काम, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन ठीक होनी चाहिए हमारे यहाँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, देखो डी ऑप्शन में देख लें, जो फ्लोरीन है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ही होना चाहिए, तो वाटर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन के अंदर देखो 4 रिडक्टेंट लिख रखा, बिल्कुल ठीक है। तो एंड सो ऑन ये ऑक्सीडेंट का काम करेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो ए ऑप्शन ही ठीक होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये CSIR नेट 2015 के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। और ऐसे इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट लेके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे करके आपसे पूछ लें। अगला क्वेश्चन जो CSIR नेट 2016 में आ चुका है, अब हमें इनके बारे में, अभी हमने पढ़ा था, पीछे देखा था, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको बताया था पीछे। वो क्या था बोलो हमारा? वो हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन किस तरह के रोल प्ले करेगा यहाँ पे, वो हमें देख रहे हैं। आप बड़े ध्यान से देखें और बताएं इनमें कौन कैसा काम कर सकता है। देखो हम बता दें, आपका ऊपर देखें लिक्विड अमोनिया के बारे में, सम मोलिक्यूल एंड देयर प्रॉपर्टीज इन लिक्विड अमोनिया। हमने Cl2 के अंदर अमोनिया, अमोनिया के अंदर Cl2 डाला, अमोनिया में एसिड डाला, अमोनिया में एसिटिक एसिड डाला, अमोनिया में यूरिया डाला, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमने पढ़ा था, आपको सिखाया था पीछे, कि जैसे P4 है फास्फोरस, वाटर में डालें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। एसिड वाटर में डालें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन अमोनिया में डालें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है। मतलब व्हाट, अमोनिया रिएक्ट कर जाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो जब कोई सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, जब कोई सॉल्वेंट रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट कर दे तो उसे सोल्वोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं। और एसिड का यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होगा। तो देखो जो यहाँ पे एसिड है ये सोल्वोलाइसिस भी दिखाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी। ये हमने आपको पीछे पढ़ाया था, इसलिए सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से, बी का 4 ऑप्शन देखो किस में दिख रहा है, बी का देखो यहाँ पे सी के अंदर दिख रहा है, देखो। तो ये हमारा करेक्ट होना चाहिए, बी का। बी का बोलो कौन सा बताया? बी का 4 ऑप्शन, हाँ देखो ये रहा। और तो किसी में है नहीं। अब हम इसकी फर्दर चेकिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगला हम देख लेते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। तो एसिटिक एसिड को जब अमोनिया में डाले, मैंने बताया था ना, एसिटिक एसिड प्लस HCl को वाटर में डालते हैं तो किस चीज का काम करता था बोलो? वाटर, एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का। लेकिन अमोनिया के अंदर जब आपने देखा था एसिटिक एसिड को डाल दो चाहे HCl को डाल दो, तो वो आपके कैसे काम करते? लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करते थे। बोलो किस चीज का? लेवलिंग सॉल्वेंट का, ऐसा हमने पढ़ा। तो आप बड़े ध्यान से देखें, जो सी ऑप्शन में देखें, सी का 1, तो एसिटिक एसिड यहाँ पे वीक एसिड का काम करता है, तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद डी के बारे में देखते हैं, डी का 2 देखो यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा, यूरिया यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे? अब ए का ऑप्शन देखते हैं 4, ए का 4 हो जाएगा, सॉरी ए का 3 है, देखो ए का 3 है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। क्लोरीन को अमोनिया में डालेंगे तो क्या शो करेगा? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे ये शो कर देगा। तो इस टाइप से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो ये डी, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड एक सेकंड, क्या यहाँ पे, एक सेकंड रुकेंगे आप यहाँ पे। S8 जो है देखो, ए दिखाएगा फोर्थ ऑप्शन, बी दिखाएगा थर्ड ऑप्शन, सी दिखाएगा सेकंड ऑप्शन, डी दिखाएगा वन ऑप्शन। एक सेकंड रुकना, मैं अभी आपको क्रॉस चेक करके बताता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे भी साथ के साथ थर्ड और फोर्थ में दोनों एक जैसी बात आनी चाहिए, सोल्वोलाइसिस एंड द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्योंकि जो ये Cl2 है यहाँ पे, और जो S8 है, both can undergo सोल्वोलाइसिस रिएक्शन एंड बोथ कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। Cl2 होगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा? अमोनिया के अंदर जो H है उसकी रिप्लेसमेंट होगी किसके द्वारा? Cl के द्वारा। तो सिमिलरली अमोनिया के अंदर जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो S8 है, सल्फर की रिप्लेसमेंट होगी, आपकी जो अमोनिया है उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसके अंदर भी साथ के साथ बोलो हमें क्या लिखना है? सोल्वोलाइसिस। वोलाइसिस ठीक हो गया। तो क्या होगा? देखो Cl2 का चाहे 3 कर दो 4 कर दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ऑप्शन ठीक है। तो इसका ये कर दो, इसका ये कर दो, ये तो हो गया ठीक। लेकिन अगला पॉइंट आ जाता है एसिटिक एसिड और यूरिया के बारे में। तो यूरिया को जब अमोनिया में डालते हैं, यूरिया को जब किस में डालते हैं? अमोनिया में, तो उस वक्त
ये आपका जो एसिटिक एसिड है ये वाटर के अंदर तो वीक एसिड का काम करता है, लेकिन अमोनिया में डालें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है। तो सी का ऑप्शन 2 होना चाहिए। तो सी का ऑप्शन 2 तो देखो सिर्फ यहाँ पे हमारे डी ऑप्शन के अंदर है, तो इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो ये ऑप्शन हमारी ए बी रॉन्ग, बी बी रॉन्ग, सी बी रॉन्ग, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी का बोलो क्या हो गया, 2, सी इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद जो यूरिया है, यूरिया को जब हम डालते हैं अमोनिया में तो किस चीज का काम करेगा, वो काम करेगा वीक एसिड का, तो इट एक्ट एज ए वीक एसिड। तो ये डी का 1 हो गया। और आपका जो ए और बी का 3 और 4 आपस में हो सकते हैं, क्योंकि बोथ Cl2 एंड द S8 और यू कैन से द फास्फोरस भी होता P4, दे कैन अंडरगो द solvolysis reaction as well as the disproportionation reaction in the ammonia। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन डी दे रखा है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें ये बताना है कि द रिएक्शन विच गिव्स द NO पॉजिटिव एज ए मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे S, देखो ये आपको सुपर एसिड बनता हुआ दिख रहा है ना, कि SbCl5 यहाँ से Cl को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ना यहाँ से, तो ये Cl नेगेटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो NO पॉजिटिव ही यहाँ पे जनरेट होगा। ऐसे BrF3 भी Cl नेगेटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अगर NOF होता तो F नेगेटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेता, NO पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब ये C और D दोनों के अंदर आपका ऐसा, C और D के लिए ऑप्शन बोलो कौन सी ठीक है, यहाँ पे ये बी ऑप्शन के अंदर C और D लिखा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। क्योंकि ऊपर अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे NaCl, ये AgCl मिलके बोलो क्या बना देगा, बोलो AgCl यहाँ पे बन जाएगा, ठीक हो गया ना। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आपके अगर हम देखें कि जो SN है, टिन जो है, टिन, टिन यहाँ पे आपकी इन एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर SN किसको ले जा सकता है, बोलो यहाँ पे Cl को, तो SnCl4 मान लीजिए बन जाए यहाँ से। लेकिन वो तो SnCl4 के लिए 4 चाहिएंगे ना ये मोलिक्यूल, तो 4 चाहिएंगे, तो आपके 4 मोल्स हुए तो NO पॉजिटिव यहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन SnCl4 निकल जाएगा। लेकिन मोर इजिली अगर देखें तो यहाँ पे देखो और ऑप्शन तो है ही नहीं ना, कोई ऐसी ऑप्शन है ही नहीं। देखो C और D तो जरूर होंगे, तो C और D इकट्ठे ही C में है। और वैसे मेरे हिसाब से ये A B इनको साथ देना चाहिए था, ACND ऐसे करके दे देते, क्योंकि यहाँ पे SnCl4 बन के और NO पॉजिटिव तो यहाँ पे बन सकता है, नाइट्रोसोनियम आयन, लेकिन वो है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन यही बनी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो ऐसा कई बार एग्जाम में हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो NO और Cl के बीच में जो NO बना और प्लस में क्या बन गया यहाँ पे, Cl2 बन गया यहाँ पे, तो इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, NOCl और इसमें AgCl प्लस में N2O4 बन गया। तो यहाँ पे NOCl और SN के बीच में ये आपके नाइट्रोसिल ग्रुप बन गया यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे गैस होती है ना, N2O होती थी वो तो, लेकिन N2, फिर भी चलो अभी वो क्लियर हो जाएगी आपकी चीज, यहाँ पे आप देखेंगे आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि अमंग द KF, SnF4, SbF5 solute that increases the concentration of BrF4 in BF3 as a solvent। BF3 सॉल्वेंट है, BF3 सॉल्वेंट है, BF3 में ये डालो, बोलो क्या बन जाएगा, KF डालोगे तो, BF3 में KF डालोगे तो क्या बन जाएगा, तो ये F नेगेटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो BrF4 नेगेटिव बन गया ना, यही तो ये चाहते थे, BrF4 नेगेटिव। तो KF तो आंसर आना ही चाहिए, तो KF किस में दिख रहा है, देखो ए ऑप्शन में भी है, बी में भी, अब सी में तो नहीं है, तो डी में भी है, तो KF तो होगा ही होगा। अब उसके बाद देखो ये सुपर एसिड है SbF5, SbF5 इज ए लुईस एसिड, और इसमें अगर हम डाल दें KF तो क्या बन जाएगा, ये F नेगेटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, तो SbF5 भी लेगा ही। तो SbF5 कहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखें, SbF5 और KF दोनों इकट्ठे कहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर, सिर्फ डी ऑप्शन में, और तो कहीं नहीं दिख रहे। उसके बाद एक SN टिन फ्लोराइड, तो ये भी ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसके अंदर से। तो आपका राइट ऑप्शन बोलो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, सोचो। आपका यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया, देखो SbF5 है, तो SbF5 नेगेटिव बन जाएगा,
यहाँ से तो खुद ही अपसेट कर लेगा ये, यहाँ से SbF5 तो खुद ब्रोंस। लेकिन हाँ देखो ध्यान से, हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने BrF3 के अंदर डाला इसको, तो BrF3 में किसको डालें कि BrF4 नेगेटिव बन जाए। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, KF और इनकी रिएक्शन, मैं इनकी रिएक्शन नहीं करनी। देखो मैं आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम ये है कि हमारे पास 3 कंटेनर हैं अलग अलग, और जो 3 कंटेनर हमारे पास, तीनों के अंदर हमने यहाँ पे डाल रखा है BrF3, तीनों के अंदर, विच कैन अंडरगो द ऑटो आयनाइजेशन। ये एक ऐसा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है विच कैन अंडरगो द ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। और ये आपने पढ़ भी रखा है, जब भी ये ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन दिखाता है तो क्या बन जाता है बोलो, इसमें एक तो बनेगा 2 मोल इसके होंगे तो BrF4 नेगेटिव, और दूसरा बोलो क्या बन जाएगा, BrF2 पॉजिटिव। स्टेप से बनना होता है। क्लियर हो गया। अब पहले के अंदर तो हमने बोलो क्या डाल दिया, इसी के अंदर KF बना दिया। दूसरे के अंदर बोलो हमने क्या डाल दिया, SnF4 डाल दिया। तीसरे के अंदर हमने क्या डाल दिया, SbF5 डाल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि किसको डालें, कि डालने के बाद ये जो सब्सटेंस है ना BrF3, ये BrF4 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, F नेगेटिव लेने की। मतलब ये खुद एसिड का काम करे। बोलो किस चीज का काम करे, एसिड। तो यहाँ पे तो देखो K पॉजिटिव है और F नेगेटिव है, तो इस F नेगेटिव को इजीली क्या कर लेगा बोलो, अब्स्ट्रैक्ट ले लेगा ये ब्रोमीन यहाँ पे। तो BrF4 नेगेटिव यहाँ पे तो बन जाएगा। तो क्या ये ब्रोमीन इजीली SN4 के साथ रिएक्ट करके इसी टाइप का काम कर पाएगा, या क्या SbF5 के साथ ऐसा काम कर पाएगा कि SbF5 तो खुद ही इलेक्ट्रॉन अपसेट कर लेगा। तो इसीलिए ऑप्शन सिर्फ ए ही ठीक हुई यहाँ पे। बोलो कौन, ऑप्शन ए, KF, दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अब मैच करना है हमें कि इनमें से कौन सी कैसी रिएक्शन है। अब बड़े ध्यान से देखें जो आपको दिख रही है, अभी मैंने एक रिएक्शन जो पढ़ाई वो तो आपको समझ में आ गई होगी, ऑटो आयनाइजेशन। देखो ऑप्शन नंबर 4 को देखो, ऑप्शन नंबर 4, इसमें BrF3 का देखो क्या बन गया, BrF4 नेगेटिव और BrF2 पॉजिटिव, ऑटो आयनाइजेशन होगी ना सेल्फ आयनाइज। तो इसका मतलब इसका आंसर तो ये सी होना चाहिए। तो 4 का सी कहीं पे दिख रहा है आपको, तो 4 का सी तो देखो इस डी ऑप्शन में ही दिख रहा है, देखो और तो कहीं है ही नहीं, देखो 4 का सी, ये तो हो गया ठीक। और पढ़ो देखो क्या है इसमें, देखे कौन किस चीज का काम कर रहा हूँ, इस जस्ट ऊपर वाली रिएक्शन जो भी हमने देखी थी KF प्लस BrF3। तो ये जो K पॉजिटिव बन गया और इसके इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए BrF3 ने। तो बोलो ये कैसी रिएक्शन है, यहाँ पे BrF3 ने क्या लिया है, BrF3 ने F नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, तो खुद एसिड का काम कर रहा है। तो इसके अंदर ये एसिड का काम कर रहा है, तो लुईस एसिड का काम किया, तो लुईस एसिड बिहेवियर ऑफ BrF3। तो BrF3 ने यहाँ पे लुईस एसिड का काम किया है, तो ए होना चाहिए। देखो ध्यान से, थर्ड का ए, देखो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इतना हो गया ना बिल्कुल ठीक। चलो ठीक है, अब सबसे वन में देखो SbF5 और BrF3, देखो जो अभी अभी हमने कहा था, तो SbF6 तो खुद इलेक्ट्रॉन अब सेट कर लेगा ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन अब की बार ये F नेगेटिव यहां से ये ले गया, देखो F नेगेटिव इसके अंदर से, तो अब ये एसिड का काम कर रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए। तो BrF3 क्या करेगा, बेस का काम करेगा, तो लुईस बेस का काम कर रहा है BrF3, तो ये 1 का बी होना चाहिए। देखो 1 का फिर बी हो गया। अब बच गया ये सेकंड का डी होना चाहिए, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ध्यान से देखें इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पे BrF3 सॉल्वेंट जनरेट हो गया। तो हमने बताया था ना एसिड बेस रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें सॉल्वेंट जनरेट होता हुआ आपको दिखाई दे। तो BrF3 यहाँ पे बोलो क्या हो गया, जनरेट। तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इसमें देखें, देखो अभी अभी आपको बताया गया था, वाटर के अंदर अगर हम क्लोरीन को डालें, वाटर के अंदर क्लोरीन को डालें, तो बोलो कैसी रिएक्शन होगी यहाँ पे। वाटर को क्लोरीन में डालें, सॉरी क्लोरीन को वाटर में डालें या क्लोरीन को अमोनिया में डालें, तो दोनों के अंदर आप बड़े ध्यान से देखें, हाइड्रोलाइसिस तो हो ही रही है, ये अमोनोलाइसिस भी हो रही है, मतलब सोलोलाइसिस तो है ही है। प्लस ये और देख लो क्लोरीन के ऊपर 0 चार्ज है, यहाँ हो गया ना बेटा 0। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 आ गया, यहाँ पे OH नेगेटिव होता है तो क्लोरीन के ऊपर +1 आ गया, ये क्लोरीन के ऊपर +1 आ गया क्योंकि नेगेटिव है ये। तो देखो जो क्लोरीन जिसके ऊपर 0 चार्ज है, सो दैट क्लोरीन दैट Cl दैट द सेम स्पीसी
that undergo the oxidation as well as the reduction. यहाँ पे क्लोरीन जब इसमें बदला तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या हो गया? रिडक्शन. यहाँ पे क्लोरीन जब इस स्पीसी में बदला तो क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. देखो +1 चार्ज आ गया. तो when the same species simultaneously undergo the oxidation and the reduction, then the you can say कि the Cl2 undergo the disproportionation reaction. Cl2 का बोलो यहाँ पे क्या हुआ है? Cl2 undergo disproportionation reaction. तो बोलो Cl2 का क्या हो गया यहाँ पे? Cl2 here undergo the disproportionation reaction. तो Cl2 का आपका सोलोलाइसिस भी हुआ है और आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हुआ है दोनों में. तो इट मींस डी ऑप्शन आपकी यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए. तो सोल्वोलाइसिस है, सोल्वेशन नहीं, सोल्वोलाइसिस. सोल्वोलाइसिस का मतलब जिसमें जो सोलवेंट है इटसेल्फ इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. Solvent undergo the auto-ionization means breaking of the bond takes place and it get involved in the reaction. Solvation में तो जो आपके solvent molecule हैं they simply get attached with the आपके जो molecules होते हैं reactant molecule और the ions जो भी आपकी species simply attach by forming the hydrogen bond or you can say the coordinate bond simply जाके attach हो जाते हैं, वो solvation होती है. ये solvolysis है. So the D option is correct. तो देखो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गई, मीन सोल्वोलाइसिस एज वेल एज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो ये भी आपके CSIR नेट 2017 में आया था. नेक्स्ट देख लेते हैं. अब आपको ये बताना है हमारे इस अगले क्वेश्चन के अंदर के among the following reaction that are feasible in liquid ammonia, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो लिक्विड अमोनिया में हो जाएगी? बताओ कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो लिक्विड अमोनिया में होती हुई आपको दिख रही है? आपने देखा था, आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था कि जो आपका वाटर होता है ना, वाटर के अंदर देखो ये जो पहली रिएक्शन आप ध्यान से देखें KNO3 प्लस AgCl, अगर इसकी रिवर्स करते हम KCl प्लस HNO3 को मिलाते और रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलती तो AgCl के PPT बन जाते. वो PPT डिसोल्व हो गए क्योंकि AgCl तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो अमोनिया में डिसोल्व हो जाएंगे और KCl PPT की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा. कब? जब लिक्विड अमोनिया लेंगे. तो लिक्विड अमोनिया जब डालेंगे तो KCl PPT की फॉर्म में बनेगा, ऐसे KBr भी PPT की फॉर्म में बनेगा. और अगर लिक्विड अमोनिया ले लें, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय सोडियम भी साथ लिखना चाहिए था, सोडियम अमोनिया, तो इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा तभी तो ये गेन करेगा. तो ये सिर्फ अमोनिया की प्रेजेंस में ही होता. आपने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि व्हाट विल हैपन व्हेन द सोडियम मींस एक्सेप्ट बेरिलियम, द सोडियम पोटेशियम दे पुट इन द अमोनिया. आपने देखा था द सॉल्यूशन बिकम ब्लू इन कलर, सॉल्यूशन बिकम्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा आपने पढ़ा था. मींस रिएक्ट कर जाता है. तो मींस आपकी ये मेरे हिसाब से तीनों रिएक्शन होनी ही चाहिए. तो अब देखते हैं इसके बारे में. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. हाँ, ए इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक था. देखो तीनों बातें होंगी, तीनों पॉसिबल होंगी. ऑल द 3 रिएक्शंस आर फिजिबल इन द लिक्विड अमोनिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपका जो ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिए इनके बारे में हमें ये बताना है कि among the SO2 OHF CH3COH acetic acid, LIF and the H2O, the compound which behave as a base in liquid HF. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने बोलो क्या डाल रखा है? HF एज ए सॉल्वेंट. आपको ये जो 4 डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हैं, अब इन चारों कंपाउंडों को किस में डालना है? HF में. और ये देखना है कि जब उसको HF में डालें तो वो जो कंपाउंड है एसिड का काम करेगा या बेस का. तो हमने बताया था ना कि रिएक्शन के दौरान ऑन द कैडेसले कॉन्सेप्ट सॉल्वेंट सिस्टम की कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कोई भी कंपाउंड को HF में जब आप डालें या तो कंपाउंड खुद डिसोसिएट होके क्या दे दे. देखो जब इसका ऑटो आयनाइजेशन होता है, जब इसके डिफरेंट मोल्स आप लेते हैं, इसके वैसे तो 3 मोल्स हम लेते हैं तो क्या क्या बनता है? देखो एक तो बनता है H2F, H पॉजिटिव आया तो H2F पॉजिटिव. दूसरा क्या बनता है? F नेगेटिव, अगर इसके पास चला गया तो HF2 नेगेटिव. ये या आप इसकी जगह कई बार F नेगेटिव ही डायरेक्ट लिख देते हैं. तो ये ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन है HF की, जब आप इसके 3 मोल्स आप यूज कर लेते हैं. क्लियर हो गया? तो अब कोई भी कंपाउंड आप HF में डालें और ये देखें या तो वो HF के साथ रिएक्ट करके इन दोनों में से कोई एक आयन दे दे. क्लियर हो गया? तो फिर एसिड और बेस आप देख लेंगे. अगर कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक दे देता है तो एसिड और एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक दे दे तो बेस. या वो HF के साथ रिएक्ट ना करे, सिंपल HF में डल के खुद डिसोसिएट हो जाए और डिसोसिएट होने के बाद क्या दे? यही
या तो कॉमन कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक दे दे एनायनिक, तो आप उसे कैटायनिक दे देगा तो एसिड, और एनायनिक दे देगा तो बेस। तो जो भी कंपाउंड ये आपके सामने है ऊपर दे रखे हैं, अब इनके बारे में बताना है कि कौन ऐसा है जो कि HF में डालने के बाद बेस का करेगा काम। बताओ वो कौन है जो बेस का काम करे, शबाश बताएं। अब बड़े ध्यान से देखे, मान लीजिए LiF है, बड़े ध्यान से देखना। LiF को अगर आप डाल दें इसके अंदर तो बोलो LiF का जब डिसोसिएशन होगा तो बोलो ये हमें क्या देगा, इट विल गिव द Li पॉजिटिव प्लस में F नेगेटिव। तो F नेगेटिव देखो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दे दी ना, देखो इसने, तो एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है तो इट विल एक्ट एज द, बोलो क्या, बेस। तो अगर ऐसा हुआ तो देखो LiF कहाँ पे दिख रहा है, वो तो देखो 4 की 4 ऑप्शन में दिख गया, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब हमें कुछ और को भी देखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं चलो। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो अगर हम सोचें अब कि वो कौन कंपाउंड जो बेस का काम कर सकता है, इसने तो F नेगेटिव दे दिया था ना LiF ने, और कौन दे सकता है बोलो F नेगेटिव जो आपको दिख रहा है, या रिएक्ट कर जाए HF के साथ फिर F नेगेटिव दे दे, बोलो वो कौन है। ध्यान से देखें और बताएं, शाबाश बताओ, जल्दी से देखें। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी हमारी। देखो डी ऑप्शन हमारी करेक्ट क्यों होगी, देखो जो आपका आपने पीछे पढ़ा भी तो था, HF HCl HBr, वो सारे के सारे क्या काम करते हैं, बिल्कुल सेम लेव। आपके वाटर जो है वहां पे किस चीज का काम करता है, वाटर वहां पे बेस का काम करता है सभी के लिए। लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करता है वाटर, तो बेस का काम करता है। तो इसलिए वाटर भी आएगा, और वाटर कहाँ पे, सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर ये आप। तो LiF भी हो गया, एस आपका वाटर भी हो गया। अब एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड क्या करेगा, HF के H पॉजिटिव को खुद एक्सेप्ट कर लेगा और जनरेट बोलो क्या कर देगा, F नेगेटिव। तो एसिटिक एसिड HF के साथ रिएक्ट करके F नेगेटिव जनरेट कर देगा, दैट इज द कॉमन एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक, सो इट आल्सो एक्ट एज द बेस। तो इसलिए आपकी जो डी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैटायंस फॉर्म्ड अपॉन डिसॉल्विंग SnF4 एंड AuF3 इन लिक्विड BF3। देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास देखो दो अलग अलग कंटेनर है, ध्यान देना, दो अलग अलग कंटेनर है, दोनों के अंदर जो लिक्विड है बोलो हमने कौन दे रखा है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट BrF3 है दोनों के अंदर, BrF3। ठीक हो गया। एक में हमने बाहर से बोलो क्या डाल दिया, SnF4, और दूसरे में हमने क्या डाल दिया, AuF3। तो अब क्वेश्चन ये है कि कहां पे क्या होगा, ध्यान से देखें और बताएं। अब क्या होगा इसके अंदर कि आपका जो ये BrF3 है, SnF4 के अंदर से भी F नेगेटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये BrF3। अब तो बोलो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो किसके अंदर, शाबाश जल्दी से बताओ। AuF3 है, ये भी क्या करेगा यहां से, इनमें से ये टेंडेंसी देखनी है कि BrF3 इनमें से F नेगेटिव ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, या BR या SnF4 इसके B F नेगेटिव को ले लेंगे। तो दैट इज द क्वेश्चन हियर, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। बताएं शाबाश जल्दी से सोच के बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बताओ अब इसमें क्या होगा। इसमें देखो ऐसा होगा कि जो आपका BrF नेगेटिव आपको दिख रहा है, इस BrF नेगेटिव के अंदर से SnF4 और AuF3 ये दोनों वैसे ही काम करेंगे जैसे कि SbF5 काम कर रहा था। मतलब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे BrF3 के अंदर से F नेगेटिव को खुद अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बोलो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा SnF5 नेगेटिव के अंदर। AuF3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे AuF4 नेगेटिव के अंदर। तो जब ये F नेगेटिव इनमें से निकल गया तो बोलो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द BrF2 पॉजिटिव, और ये भी इसी टाइप से BrF2 पॉजिटिव के अंदर। तो यही क्वेश्चन था कि दोनों बीकर में क्या बनेगा, दोनों बीकर के अंदर आप ये BrF3 किस में कन्वर्ट होगा, इन द फर्स्ट वन ऑल्सो BrF3 कन्वर्टेड इनटू BrF2 पॉजिटिव,
और इन द सेकंड आल्सो द BrF3 converted into BrF2 negative F2 positive. So the C option is correct here. तो C ही correct होनी चाहिए यहाँ पे, देखते हैं. So option C is correct. So that is the next important question. अगला देखते हैं. देखो अब आप यहां से देखें, आपने ये देखा था कि ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट है, जिनोन कैन रिएक्ट विद द PTF6 टू फॉर्म दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, SF6 के साथ देखो इसके सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन है. तो यहाँ पे क्या हुआ, जिनोन किस चीज का काम कर रहा है, जिनोन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लॉस किए. तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे वो कौन होता है, वो बेस होता है. बोलो कौन होता है, बेस. क्लियर हो गया इतना. उसके बाद नेक्स्ट में देखें तो जिनोन तो यहाँ पे बेस का काम कर गया. तो कहां पे लिखा दिख रहा है जिनोन बेस, देखो बी में भी जिनोन बेस, दोनों बेस हैं, डी में भी. तो इसका मतलब बी और डी के अंदर से होना चाहिए. उसके बाद अगला देखो, XCF4 ने क्या किया, XCF4 ने ये जो स्पीसी थी Me4NF, इसमें से F को क्या कर लिया, अब्स्ट्रैक्ट ले लिया. तो यहाँ पे क्या किसी का काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले एसिड का. तो XCF4 एसिड का काम कर रहा है. तो देखो Xc जिनोन बेस का काम कर रहा है और XCF4 एसिड का काम कर रहा है. तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे हमें करेक्ट दिखती है. सिंपल रिएक्शन देखी हमने और कुछ चेकआउट किया नहीं. सिंपल रिएक्शन के कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कौन गेन, ऑन दैट बेसिस वी हैव सिंपली फाइंड आउट दैट आंसर. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट. ये बिल्कुल ठीक निकला हमारा क्वेश्चन. उसके बाद आप ध्यान से देखें, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका AgCl PPT कब बनते हैं, इन केस ऑफ वाटर. वाटर के अंदर तो AgCl PPT के फॉर्म में बन जाता है, और रिएक्शन रिवर्स करनी हो तो मीन्स AgCl डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड अमोनिया. तो पहली रिएक्शन तो बोलो कब चलेगी, किसकी प्रेजेंस में, AgCl के PPT कब बनेंगे, व्हेन विच वन इज द सॉल्वेंट. इफ वाटर इज ए सॉल्वेंट देन दैट फर्स्ट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, एंड द सेकंड रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, KCl PPT के फॉर्म में बन जाएगा, AgCl डिजोल्व हो जाएगा व्हेन अमोनिया इज ए सॉल्वेंट. सो दैट इज द आंसर. तो ये आंसर आ जाएगा आपका. देखो AgCl गेट प्रेसिपिटेटेड इन वाटर बिकॉज AgCl इज कोवलेंट एंड वाटर इज मोर पोलर, इसलिए वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा नहीं. तो क्योंकि AgCl आपका कोवलेंट है, तो इसीलिए ये अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो लेस पोलर है. तो KCl के PPT आपके बन जाएंगे. तो आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक हमारे क्वेश्चन जो थे, अब उससे अलग है आपका क्वेश्चन. HSAB प्रिंसिपल के अब हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस. तो इसमें आप बड़े ध्यान से देखें. आपने पढ़ा था ना कि हार्ड बेस कौन होते हैं. हार्ड बेस कौन होते हैं, जब डोनर कौन हो, इलेक्ट्रॉन डोनर करने वाला, जिसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद स्ट्रॉन्गली बाउंड किए रखे, लाइक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, ऐसा पड़ा था. तो पहले ए ऑप्शन में देखें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही दिख रहा है. सेकंड ऑप्शन में भी एक नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है. देखो ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है ना. तो इसका मतलब ये जो पूरी स्पीसी है, ये आपकी हार्ड बेस थोड़ी ज्यादा दिख रही है. और थर्ड में सल्फर आ गया, बड़े साइज का है, ये अपने लोन पेयर इजिली डोनेट कर देगा. तो बताएं ये हार्ड जो बेस वाले जो एटम है, किस में ज्यादा दिख रहे हैं, बी ऑप्शन में सबसे ज्यादा दिखाई दिए. और तो इसीलिए ऊपर देखो हमें ये देखना के पॉजिटिव, क्योंकि जो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, वो आपके हार्ड एसिड होते हैं. तो के पॉजिटिव हेयर इज द हार्ड एसिड. तो हार्ड एसिड किसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इन तीनों ऑप्शन में से ABC. जिस स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा हार्ड बेस दिखते हैं, तो ज्यादा हार्ड बेस बोलो किस में दिखाई दिए, ए और बी में. और ए और बी में से भी किस में ज्यादा, आपके बी में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 2 3 5 है, जबकि पहले वाली में 2 और 2 4 है, एक नाइट्रोजन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो बी की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने की, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन करने की के पॉजिटिव के साथ. मतलब ये मोर आयनिक होगा, ये मोर आयनिक होगा के पॉजिटिव जब इसके साथ करेगा. तो बी की ऑप्शन ज्यादा होगी स्टेबिलिटी बनाने की, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की के पॉजिटिव के साथ, एज कंपेयर टू ए, और सबसे कम होगी सी की. तो बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी. तो ए ऑप्शन हमें यहाँ पे ठीक नजर आती है. तो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, सो दैट इज द आंसर है. अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा उसी के बेसिस के ऊपर था. देखो ये रिएक्शन चली आपकी Hg2 पॉजिटिव की. देखो Hg2 पॉजिटिव, देखो आपने पढ़ा था ना, मरकरी कहाँ पे आता है, बोलो कहाँ पे आता है, जिंक कैडमियम मरकरी आपने पढ़ा था ग्रुप नंबर 12 के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 12 है ना, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज चलती है आपकी स्कैंडियम से लेके जिंक तक. तो जिंक के नीचे कौन है ग्रुप नंबर 12 में, जिंक के नीचे कैडमियम है, कैडमियम के नीचे मरकरी है, बड़े साइज का आ गया. तो कौन हो गया बोलो, ये सॉफ्ट एसिड हो गया. Hg पॉजिटिव बोलो कौन हो गया, सॉफ्ट एसिड. सॉफ्ट एसिड किसके साथ बेटर इंटरेक्शन करता है, सॉफ्ट बेस के साथ. सॉफ्ट बेस बोलो कौन होगा अमंग दीज हेलोजन्स, विच वन इज सॉफ्ट, विच वन इज हार्ड.
तो ये Hg पॉजिटिव तो सॉफ्ट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करना पसंद करेगा, तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन हो गया अमंग दीज थ्री? ब्रोमीन। तो Hg2 positive form more stable complexes here with the bromine Br negative which is the softer base. तो soft interaction are better here. तो Br के साथ सबसे better than Cl than F. तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा तो सबसे कम किसके साथ करेगा ये? F. तो F के साथ सबसे कम, F की टेंडेंसी कम होगी देन Cl से, Cl की कम होगी Br से। तो ए ऑप्शन यहाँ पे मुझे करेक्ट नजर आता है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन, रिएक्शन किधर चलेगी? तो वही आपके HACCP प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर आपको हार्ड सॉफ्ट के इंटरेक्शन ही यहाँ पे देखनी है। आप बड़े ध्यान से देखें कि कौन हार्ड दिख रहा है कौन सॉफ्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। आप डी ऑप्शन देखिए बड़े ध्यान से, आप समझ जाएंगे। PeF2 बेरिलियम छोटा साइज, क्लोरीन छोटा साइज, बिल्कुल ठीक है, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। HgI2 बड़ा साइज, मरकरी का भी पड़ा था, आई का बड़ा साइज, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। बैटरी इंटरेक्शन, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पसंद करेगी? क्योंकि आगे जाके बेरिलियम हार्ड एसिड है, आयोडीन सॉफ्ट बेस है, हार्ड सॉफ्ट हो जाएगी? नो, नहीं चलेगी। तो ये आगे नहीं चलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन। तो यही तो क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी जिसमें इक्विलिब्रियम राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, नॉट फेवर्ड टू गो इन द राइट डायरेक्शन। तो डी में तो देखो जाएगा नहीं, तो डी तो आना चाहिए। तो डी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? देखो ये लास्ट ऑप्शन में ही है, बी एंड डी। तो यहाँ पे आपका देखो डी आ गया यहाँ पे। अब इसके साथ बी भी है, देखो बी को भी देख लेते हैं। तो सिमिलरली आपके बी भी इसी टाइप की है कि ये राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? औरों का आप चेकआउट कर लेना, और पॉसिबल होंगी नहीं। तो इस टाइप से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, या इन चारों में से कोई रिएक्शन दे दे एग्जाम में, थ्योरेटिकल आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप HACCP प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर इसका जवाब देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आपको भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो जो मुझसे पूछना हो तो आप मेरे पास यानी कमेंट बॉक्स में लिख दें और आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।